सो क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं, या हमारे अंदर नहीं है तो डेवलप कर सकते हैं, और अगर है तो उसे किस तरह से इनहांस कर सकते हैं। बिजनेस कितना टाइम अज्यूम कर सकता है टू रैंक ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ गूगल, मतलब कि पहले गूगल के फर्स्ट पेज तक पहुंचने के लिए उसको कितने आर्टिकल्स लिखने की जरूरत है, बैकलिंकिंग राइट। किस तरीके से की जा सकती है, उसके लिए मतलब एक अप्रोच क्या होती है, कैसे करनी चाहिए बैकलिंकिंग। आई नो कि बहुत सारी वेबसाइट्स यू कांट नेम इट राइट नाउ, बट स्टिल एक प्रोसेस क्या होता है टू गेट बैकलिंकिंग फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स। सो बेसिकली बैकलिंक्स होता है कि सो दीपिका, लाइक टेल मी मोर अबाउट कि किसी स्टूडेंट को डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, उससे पहले उसको कौन कौन से ऐसे स्किल सेट्स आने चाहिए, उसको कैसे एनालिसिस करना चाहिए, वेदर ही और शी वुड बी दी अप्रोप्रिएट कैंडिडेट फॉर दैट, जिसको डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर इवन शुरू करने से पहले सोचना भी चाहिए। ऑल राइट। सी कोई भी अगर स्टूडेंट जैसे ही अपना कॉलेज पास करने वाला है, उसके 6 महीने या 7 महीने रह गए हैं, तो उस दौरान ही बच्चे को अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे वर्कआउट कर देना चाहिए, चाहे वो बीटेक में हो, बीसीए में हो, बीए में हो। डिजिटल मार्केटिंग फील्ड है वो सभी तरह के जितने भी डिग्री होल्डर है उनको केटर करती है। तो जब आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हो, अपने पे वर्कआउट करते हो, यू विल गोइंग टू आइडेंटिफाई कि एम आई हैव मोर स्किल इनटू अ क्रिएटिविटी। तो सेल्फ एनालिसिस से हमें थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, जिससे हम अपना करियर बहुत अच्छे से चूज कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए यू हैव टू बी क्रिएटिव, आपको आइडियाज आने चाहिए, क्योंकि आप किसी के बिजनेस पे काम करने वाले हैं। तो बिजनेस को समझने के लिए सबसे पहले आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए। यू मस्ट नो कि यू मस्ट एबल टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, एंड देन आप में क्रिएटिविटी के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। देन उसके बाद आपके पास डेटा एनालिसिस के स्किल्स होने चाहिए। यू मस्ट सी द डेटा। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस व्हेन इट कम्स टू स्टूडेंट, कि हम डेटा को कैसे देख सकते हैं। तो ये चीज तभी समझ आती है व्हेन यू डू द पर्सनालिटी टेस्ट। एक वेबसाइट है पर्सनालिटी 101 आई गेस, और पर्सनालिटी 100.com करके। तो उसमें आपको एक सर्वे मिलता है जिसके क्वेश्चन आंसर आपने करने होते हैं। उनको बहुत आराम से अगर आप आंसर करें, पढ़ के अच्छे से आप उनको सही तरीके से आंसर करें, तो यू विल गोइंग टू सी व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी यू हो। और आपको वहां पे इतनी ब्रीफिंग मिलती है कि यू कैन रिलेट टू दैट, और उसी ब्रीफिंग में आपको आपकी स्ट्रेंथ एंड इम्प्रूवमेंट एरिया भी बताया जाता है। देन ऑफ कोर्स, जैसे मैंने कहा आपको कि आपको क्रिएटिव होना चाहिए, आप डेटा ओरिएंटेड होने चाहिए, आपको नंबर्स समझ आने चाहिए कि आप नंबर्स को पढ़ सकें, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका एटीट्यूड होना चाहिए। द टॉप मोस्ट पेशेंस, पेशेंस बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग में जो रिजल्ट्स हैं वो काफी आराम से दिखते हैं, एज कंपेयर टू, अगर इफ आई टॉक अबाउट द कोडिंग एस्पेक्ट एंड अदर थिंग्स। सो Got it. So you have mentioned few points like creativity, problem solving, like the person should be data oriented, right? And also they should have patience, right? So talking about the creativity and problem solving first, because these two skills are the very important skill sets one should have, while making a career into digital marketing. So creativity and problem solving को किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं, या हमारे अंदर नहीं है तो डेवलप कर सकते हैं, और अगर है तो उसे किस तरह से इनहेंस कर सकते हैं, इस पे थोड़ा सा एनलाइटन करो। जरूर, जैसे हम कॉलेज में जाते हैं, कहीं पे भी हम एनरोल करते हैं एजुकेशन के लिए, वहां पे हमें कल्चरल एक्टिविटीज की ऑप्शन मिलती है, बहुत सारी इवेंट्स होते हैं। तो बहुत से बच्चे होते हैं जो पीछे पीछे रहते हैं, बहुत से बच्चे हैं जो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो जब आप इवॉल्व होंगे, आपकी क्रिएटिविटी तभी निखर के आती है जब आप किसी प्रोजेक्ट या किसी इवेंट में इवॉल्व होते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको हर कुछ आना ही चाहिए। आपको ये समझने की जरूरत है कि जब आप इवॉल्व होंगे, जब आप पहला स्टेप लेंगे किसी भी चीज को करने का, तो क्रिएटिविटी स्लोली ग्रो करेगी। तो क्रिएटिविटी ग्रो करने के लिए आई मीन यू हैव टू, आई मीन स्टूडेंट लर्न टू पार्टिसिपेट इन इवेंट्स। आइदर इट्स पब्लिक स्पीकिंग हो गया, या कोई कल्चरल इवेंट हो गया, कोई लीडरशिप, कहीं पे कोई वॉलंटियर मांग रहे हैं, वहां पे जाइए। क्योंकि वहां पे आपको कोई टास्क दिया जाएगा, है ना। आपको कहा जाएगा कि ये एक पर्टिकुलर इवेंट हो रहा है और इसमें आपको सो एंड सो ऑन थिंग करनी है। तो आप वॉलंटियरशिप में आप खुद से आगे आते हैं, आपको सीनियर का एक्सेस भी मिलता है, गाइडेंस भी मिलती है, बट आप खुद कर, तो आपका जो क्रिएटिविटी जर्नी है वो स्टार्ट होता है। जब प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें, व्हेन यू इवॉल्व इन अ चैलेंजिंग टास्क, और व्हेन यू गेट इनटू अ इवेंट और वॉलंटियरशिप, आपको वहां पे चैलेंजेस आएंगे। तो आपको जब जैसे चैलेंज आ रहे हैं, आप 4 लोगों के साथ काम कर रहे हैं, आपको चैलेंज आ रहे हैं, आपको टीम वर्क में बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, किसी का ओपिनियन, कोई कुछ बोल रहा है, उसको सॉल्व करने के लिए आप खुद भी वहां पे इवॉल्व होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये एकदम से नहीं आएगी, बट इवॉल्वमेंट से आती सो नाउ कमिंग टू कि अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बना रहा है, राइट, तो सबसे पहली चीज होती है ही और शी नीड्स टू अंडरस्टैंड द बिजनेस फर्स्ट, राइट। कि हम जिस भी बिजनेस के ऊपर काम करने जाते हैं तो हमें उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो उस अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हम एसईओ स्ट्रेटेजी, लाइक यू आर एन एसईओ एक्सपर्ट, राइट, यू हैव डन एसईओ फॉर द लास्ट 12 इयर्स। सो आप इस पे थोड़ा सा एनलाइटन करो कि किस तरीके से हमें किसी भी बिजनेस के लिए एक एसईओ स्ट्रेटेजी डेवलप करनी चाहिए या बिल्ड करनी चाहिए। सी। जब भी आप किसी भी एसईओ हम किसी बिजनेस की ही कर सकते हैं, है ना। हमें गूगल पे
जब हम सर्च कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम को डाल रहे हैं, मान लीजिए एक लेमैन अपनी एक प्रॉब्लम को एंटर करता है, तो उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन प्रोवाइडर एज अ रिजल्ट हमारे सामने आते हैं। हमारे यहाँ पे डॉक्टर हैं, स्किन केयर, डेंटिस्ट, ज्वेलर हैं, इंटीरियर हैं, ये सारे किसी ना किसी तरह से सर्विस दे रहे हैं। कोई प्रोडक्ट की शेप में दे रहे हैं, सर्विस शेप में दे रहे हैं। तो हमें ये चीज समझना बहुत जरूरी होता है कि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को ऑप्ट करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमें उस ऑनर के पेन पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। तो ऐसे समझ लीजिए, फॉर अ सेक ऑफ अ मोमेंट अपने आप को ऑनर की पोजीशन में लाके एक बार खड़ा करना पड़ता है कि ऑल राइट, अगर मैं इस पोजीशन में हूं तो मैं क्या करूंगा, क्या होगा, तब आप रिलेट कर पाओगे। एसईओ इज नॉट लाइक कि मेकिंग कंटेंट एंड स्टेप 1 2 3 4 को फॉलो किया और हो गया, नहीं। इफ यू रियली वांटेड टू bring results on the table, you really need to understand the business. To understand the business, you have to think like a business person फॉर अ मोमेंट। जो ट्रेनिंग रहता है, जहाँ पे हम डिजिटल फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं, उसमें पहले हम जो पर्सोना दिखा रहे हैं एक फ्रेशर को, वो यही बता रहे हैं कि यू एज अ बिजनेस ओनर थिंक लाइक दिस, सो दैट उनको एक पर्सोना क्रिएट हो माइंड में टू सी द पेन पॉइंट्स। हमें बिजनेस ओनर के साथ रिलेट करने के लिए बिजनेस को समझना पड़ेगा, तो वो सिर्फ पढ़ने से नहीं आएगा, वो मेंटली ऑप्ट करने से आएगा। सो दीपिका, आप इसको ना किसी एग्जाम्पल के थ्रू बताओ। जैसे आप ज्वेलर्स के लिए काम कर रहे हो या आप किसी डॉक्टर के लिए काम कर रहे हो, राइट, उनके लिए स्ट्रेटजीज बना रहे हो, तो आपकी अप्रोच क्या होती है, राइट? आप उस अप्रोच को मेंशन करो कि मैं सबसे पहले लाइक ए करती हूँ, बी करती हूँ, सी करती हूँ, राइट? तो उससे ना थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी ऑडियंस को भी समझने में कि ओके, सो दिस इज हाउ वी नीड टू थिंक या व्हाइल मेकिंग अ स्ट्रेटजी। तो थोड़ा सा उससे क्लियर और ज्यादा होगा। ठीक है, लेट्स सपोज कि एक लोकल क्लाइंट है जिसका स्किन का अपना क्लिनिक है, स्किन डॉक्टर जिसको हम बोलते हैं। तो अगर स्किन डॉक्टर को मोर विजिटर चाहिए तो हमें कैसे सोचना पड़ेगा? तो हमें ये देखना है कि पहले तो उनकी लोकेशन कहाँ पे है, वो किस लोकेशन में है, उनका जो ऑफिस है वो ग्राउंड फ्लोर में है, सेकंड फ्लोर में है, प्लस उनका स्पेस, उनका टीम, और अब पर्टिकुलर किस सेक्शन। स्किन डॉक्टर्स में भी बहुत सारे हैं आज की डेट में, अगर हम उसको पढ़ते हैं तो लेजर है, एक्ने ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, नॉर्मल स्किन ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एलर्जी वाले कर रहे हैं ट्रीटमेंट। तो ये इतना ब्रीफिंग में हमें जाना पड़ता है क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करके। तो इनिशियल होता है हैविंग अ ब्रीफ कॉन्वर्सेशन विद क्लाइंट, वेयर वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड आवर क्लाइंट सर्विस, कि व्हाट इज माय क्लाइंट्स प्राइमरी सर्विस। यूं तो उनके पास हो सकता है बहुत सारे क्लाइंट है तो वो उसको केटर कर रहे हो, बट कुछ प्राइमरी सर्विसेज होते हैं जिनको वो करते ही करते हैं। इट कैन बी अ लेजर, जैसे अगर मैं अपने एक क्लाइंट की बात बताऊं, शी इज डूइंग द लेजर। अभी उनका लेजर ट्रीटमेंट बहुत अच्छा चल रहा है, यूएस बेस्ड मशीन उन्होंने लाई है और उससे वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो वी आर प्राइमरली फोकसिंग ऑन द लेजर ट्रीटमेंट, ऑल्दो उनके पास और भी सर्विसेज वो कर रही हैं, बट हम क्लाइंट का प्रोस्पेक्ट समझते हैं विद फर्स्ट मीटिंग। देन उसके बाद अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करें टू अंडरस्टैंड द प्रोस्पेक्ट, उसके बाद वी स्टार्ट वर्किंग की इनका जो ऑडियंस है वो हमें कहाँ से मिलेगा। गूगल से मिलेगा, इंस्टाग्राम से रीच ज्यादा बढ़ेगी, यूट्यूब से बढ़ेगी, या फिर फेसबुक से बढ़ेगी, एडवर्टीजमेंट से बढ़ेगी। तो जब हम लोकल क्लाइंट को क्लाइंटेल लेते हैं तो हम उनके जीएमबी पे फोकस करते हैं, गूगल माई बिजनेस, जो गूगल प्रोफाइल भी कहा जाता है। तो क्योंकि क्लाइंट हमारा फिजिकल लोकेशन में है, तो उसको और जो यूजर है वो ऑनलाइन चाहिए बट नियर बाय चाहिए। वो दिल्ली का अगर अपॉइंटमेंट ले रहे हैं तो उसमें काफी डिले लग जाएगा, मतलब 2 3 दिन का गैप आ जाएगा, यूजर मिस भी कर सकता है। तो अगर उनको दिल्ली से भी ऑडियंस चाहिए तो उनको अपनी जो लोकल प्रेजेंस है उसको और ज्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा। तो हम उनको बेस्ड ऑन देयर बिजनेस हम उनको स्ट्रैटेजी बना के देते हैं। तो जैसे अगर मैं लोकल की बात कर रही हूँ, तो लोकल में हम उनको जीएमबी देंगे, उसके उनके सर्च वेबसाइट पे काम करेंगे, उनके टेस्टिमोनियल पे वर्कआउट करेंगे, उनकी वीडियोस बना के वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट टू शोकेस देयर क्लाइंटेल फीडबैक इन रिटर्न और इन वीडियो। एंड ऑफ कोर्स अलोंगसाइड हम उनकी प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए हम उनको ये भी सजेशन देते हैं कि अपनी लोकल नेटवर्किंग में भी वो थोड़ा सा वैल्यू ऐड करे, सो दैट कि जो ऑडियंस है वो ये चीज समझे कि ये प्रैक्टिस के साथ साथ अपने आप को अप टू डेट भी करती हैं, तो हमें इनके पास जाना चाहिए। राइट नाउ वी आर लिविंग इन अ इरा जहाँ पे कोई ABCD अब नहीं है। हमें हर इंडिविजुअल के साथ बैठ के उसका पर्सोना फाइट करना पड़ता है, कस्टम प्लान बनाना पड़ता है। बट यस, जीएमबी इज फॉर द लोकल क्लाइंट्स जिनका लोकल फिजिकल एड्रेस होता है, जिनको विजिटर चाहिए होते हैं, जो वॉक इन मांगते हैं। एंड वेरी फ्यू बिजनेस हैं जो इंस्टाग्राम से ड्राइव कर पा रहे हैं अटेंशन। तो हमें क्वेरीज तो आ रही है, अगर मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताऊं, वी आर रिसीविंग क्वेरीज फ्रॉम इंस्टाग्राम, बट वो कन्वर्ट नहीं हो पा रही है उतनी। तो अगेन यही चीज हम देखते हैं कि हम जीएमबी पे कैसे फोकस करें। अगर बिजनेस की स्ट्रैटेजी बनानी है, सबसे पहले हमें उसके बिजनेस को अंडरस्टैंड करना है कि वो लोकल वॉक इन चाहता है या वेबसाइट से ट्रैफिक चाहता है। तो अगर वेबसाइट से ट्रैफिक चाहता है तो हमारा जो स्ट्रैटेजी है दैट स्टार्ट विद द वेबसाइट विच इज एसईओ। बट अगर उसको वॉक इन चाहिए तो हमारा जो स्ट्रैटेजी है स्टार्ट विद द जीएमबी एंड देन वेबसाइट विच इज एसईओ, जीएमबी ऑप्टिमाइजेशन एंड द
SEO optimization. Got it. So GMB basically is a kind of a local SEO जहाँ पर अगर हमें नियर बाय 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर तक की रेडियस में अगर हमें अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को फाइंड करना है और चाहते हैं कि वो हमारे ऑफिस को विजिट करें, तो देन हम इस स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं विच इज GMB, गूगल माई बिजनेस। एंड अगर हम चाहते हैं कि हमें ऑनलाइन प्रेजेंस ज्यादा मिले, राइट, जैसे हमारा कुछ ऑनलाइन बिजनेस है, हम ऑनलाइन हमारी क्लोथिंग स्टोर्स है, राइट, जैसे हम क्लोथिंग अपनी सेल कर रहे हैं ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, तो हम वहाँ पर एसईओ स्ट्रेटेजीज भी बना सकते हैं, राइट। बिफोर मूविंग टू दी डिफरेंट एग्जांपल, मैं ये और जानना चाह रहा हूँ कि एसईओ अगर हम किसी, लेट्स से मेरी ऑनलाइन प्रेजेंस है, राइट, आई एम एन एडटेक कंपनी, राइट, सो एडटेक कंपनी के लिए हम ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स को केटर करते हैं, वी ट्रेन देम फॉर डिफरेंट जॉब रोल्स और उनको फिर कंपनीज के साथ कनेक्ट करते हैं। इस केस में मेरी ऑनलाइन एसईओ स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट है ना? तो आप अपना टेस्टिमोनी, आप अपना पूरा स्टोरी टेलिंग बता सकते हैं थ्रू वीडियो। आपकी जो जर्नी है, ऑफ कोर्स हमें होम पेज में आपका एजेंडा क्लियर करना बहुत जरूरी होता है, बट यू हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट। आपका जो एम है उसको हम स्टोरी टेल में बता सकते हैं थ्रू वीडियो। किस तरह से कोलैबोरेट कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करके, जैसे अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंड हाउ यू आर कनेक्टिंग विद स्टूडेंट्स। लाइक आई हैव सीन आपके पास स्टूडेंट्स का भी एक वीडियो है। आप उस तरह से जर्नी अपनी फ्लैश करके कुछ 10-15 वीडियोस बना सकते हैं फॉर द मार्केटिंग पर्पस ओनली। आप उसको सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग प्रोस्पेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं, जहां पे जैसे अभी ये एक एजुकेशनल वीडियो है और इस तरह की बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस आप बनाते हैं जिससे आपके ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन मिल रही है। बट व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग, तो आपको एक मार्केटिंग कंटेंट बनाना पड़ेगा जिससे आपका जो इंटेंशन है वो क्लियर होता है। तो कंटेंट और वीडियोग्राफी के थ्रू आपका इंटेंशन क्लियर होना बहुत जरूरी है। इंटेंट जब यूजर के पास पहुंचेगा तो वो आपकी ये वीडियोस देखने आएंगे। आप देख सकते हैं कि यूट्यूब में आपके बहुत सारी वीडियोस रहेंगी जिसमें तरह तरह के व्यूज रहेंगे। तो सबसे पहले आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो है कि यू कैन वर्क ऑन द वीडियोस। You can make different segment of videos, like particular for the marketing of your brand, and video for the information, जहाँ पे आपके यूजर आके पढ़ेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और जहाँ पे उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा। एसईओ में अगर मैं बात करूँ तो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैवंट ऑडिट your website, but this is the essential on page optimization, technical optimization। उसके बाद ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन होता है। you have to share your website link with more authoritative links। आप गेस्ट ब्लॉग्स करवा सकते हैं, आप अपने लिंक किसी और की वेबसाइट पे जो ऑलरेडी अथॉरिटी बेस्ड है, ट्रस्टवर्दी है बाय सर्च इंजन एंड द यूजर्स, उनके साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे आपकी लिंक बिल्डिंग रहेगी और जिससे आपका जो ट्रस्ट है टुवर्ड द सर्च इंजन एंड द यूजर वो बिल्ड होता है। अथॉरिटी जिसको हम बोलते हैं, अथॉरिटी ऑफ द वेबसाइट्स। अगेन द कंटेंट इज समथिंग कि जो आप हर वीक आपको एक नए कंटेंट के साथ अपने ऑडियंस के लिए कुछ नया लेके आना पड़ेगा। मैंने अभी रिसेंटली इसमें आने से पहले एक वीडियो देखी थी जिसमें यूजर स्टार्टेड ऑफरिंग की सर आप इनके साथ पॉडकास्ट कीजिए, स्पेसिफिक नाम ले रहे हैं वो। तो ये आपको वीडियो से आपको खुद नेक्स्ट कंटेंट का आपको आइडिया आप ही का यूजर देने लग जाएगा, आपको पता चलने लग जाएगा आपके यूजर को क्या चाहिए। विद द हेल्प ऑफ गूगल एनालिटिक यू कैन ट्रैक योर कंटेंट। आप हर कंटेंट, हर अपने वीडियोस पे आप उसको मॉनिटर कर सकते हो विच वीडियो इज वर्किंग वेल। विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन एनालाइज कि किस तरह का कंटेंट मेरे ऑडियंस को पसंद आ रहा है, वो किस तरह की इंफॉर्मेशन पसंद कर रहे हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दैट monitoring and the analysis of data you can make your next content। so basically SEO is a ongoing process। ये हर हफ्ते हर वीक इसको एनालाइज करके चेंज करना पड़ता है। इट कम्स विद प्रैक्टिस। कोई भी बच्चा अगर इसमें आता है तो उसको अगेन तभी मैंने कहा था कि जो की पॉइंट है विच इज द पेशेंस एज वेल, कि उसको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मेरे को पेशेंटली एक प्रैक्टिस बनानी है, उससे रिजल्ट प्रोड्यूस करने हैं। हो सकता है वो स्ट्रैटेजी वर्क करे और अगर वो नहीं करती है तो मेरे को दूसरे के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अंडरस्टूड। सो एसईओ के टाइम पर यू हैव मेंशन्ड फ्यू पॉइंट्स लाइक ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करना चाहिए, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करना है, टेक्निकल एसईओ करना चाहिए, राइट। सो इनमें अगर मैं बात करूं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको थोड़ा सा बताओ कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, एंड देन इसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं जिन्हें हमें इंप्रूव करना चाहिए टू गेट बेटर रैंकिंग ऑन द गूगल सर्च। ऑलराइट, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में हम फोकस करते हैं हर इंडिविजुअल पेजेस पे। जैसे होम पेज हो गया, सर्विस पेज के अंदर जितनी भी सर्विस पेजेस आ रही है, आइदर इट्स अ ब्लॉग पेज और इंडिविजुअल ब्लॉग। तो इन सब में हम मेटा टाइटल्स की बात करते हैं, जो हेडर होता है। जब भी हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं उसके हेडर में टॉप सब पेज में ब्राउजर के एक टेक्स्ट लिखा हुआ आता है, उसको हम मेटा टाइटल बोलते हैं। तो मेटा टाइटल हेल्प करता है गूगल बोर्ड्स को या सर्च इंजन बोर्ड्स को टू आइडेंटिफाई द इंटेंट ऑफ द वेबसाइट। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में रिलेवेंट मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन एंड स्कीमा कोड एंड टेक्निकल की अगर मैं बात करूं, H1 टैग, आई मीन इट्स अ लॉट। आई मीन इट्स वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन दैट, बट ऑन पेज
what I can tell you is right now is कि on page optimization focus on the individual page ranking. So with the help of key pointers, जिसमें मैंने आपको meta title, meta description बताया है, वहां पे अगर हम content optimization करते हैं in relevant to the business, that helps page to rank on Google. So off page is a third step, जहाँ पे हमारा आता है कि हम अब हमने अपने पेज को बिल्ड कर दिया है, उसके बाद अब हम लिंक बिल्डिंग करेंगे, मतलब हमारा प्रोफाइल बन चुका है, हमारा वेबसाइट इज रेडी टू शेयर नाउ. बैकलिंकिंग में वी शेयर आवर वेबसाइट विद द अदर सेम डोमेन, सेम नीश डोमेन, जहाँ पे हम अपने लिंक्स को किसी और प्लेटफॉर्म में जाके शेयर करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं अपने कंटेंट को कि ओके your website has a traffic, and if people are looking for something similar, here is the relevant and the high quality information available. You can have a look at it. So this is the crisp of backlinking. Okay, so you were on off-page optimization, right? Where you were explaining about the off-page optimization में we need to do backlinking and all, right? So backlinking के लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है? And backlinking means कि हम दूसरी वेबसाइट्स के साथ अपने आर्टिकल्स को कनेक्ट करते हैं, if I am not wrong, और या फिर हम अपनी वेबसाइट के स्पेसिफिक आर्टिकल्स को दूसरी जगह पर उनके लिंक्स पेस्ट करते हैं, सो दैट पीपल जब दूसरी वेबसाइट पे जाए तो वहां से ट्रैफिक हमारी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट होके आए, if I am not wrong. Right. Yes. So इसी से हमारी डोमेन अथॉरिटी और ज्यादा इंक्रीज होती है, सो दैट गूगल वुड रिकॉग्नाइज कि अच्छा दूसरी साइट से भी ट्रैफिक आ रहा है, मतलब कि ये बहुत रेलेवेंट और क्रेडिबल वेबसाइट है, दैट मींस क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट डेवलप करने में हेल्प करता है. सो बैकलिंकिंग किस तरीके से की जा सकती है, उसके लिए मतलब एक अप्रोच क्या होती है, कैसे करनी चाहिए बैकलिंकिंग, कौन कौन सी ट्रस्ट वर्दी वेबसाइट्स है? आई नो कि बहुत सारी वेबसाइट्स यू कांट नेम इट राइट नाउ, बट स्टिल एक प्रोसेस क्या होता है to get backlinking from different websites? So basically backlinks होता है कि you create a set of profiles. Profile हम बनाते हैं. There are a lot of website available which allow us to make a profile. मतलब अगर मैं किसी एक का नाम लूँ तो क्वेरा में हम अपना प्रोफाइल बना सकते हैं और क्वेश्चन आंसर करते हैं. तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, रिलेवेंट वेबसाइट हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है, रिलेवेंट वेबसाइट जहाँ पे ऑलरेडी ऑडियंस हमारा मौजूद है हमारे बिजनेस से रिलेटेड. जैसे रेडिट है, रेडिट में भी बहुत से लोग इंगेज हो रहे हैं, एंड क्वेरा है, पिंटरेस्ट है, ये कुछ 2-3 ऐसी हैं जहाँ पे ऑलरेडी हमारा यूजर अवेलेबल है, वो जानते हैं इन वेबसाइट्स को. तो बैकलिंकिंग में का जो सही अप्रोच यही होता है कि अपनी प्रोफाइल, अपने क्लाइंट के बिजनेस का एक पोर्टफोलियो तैयार करना, उस पोर्टफोलियो को रिप्रेजेंट करना वहां पे. तो रिप्रेजेंटेशन में रिलेवेंसी इज इंपॉर्टेंट अगेन. तो जहां पे हम कंटेंट इज द किंग की बात करते हैं, तो कंटेंट जब हम बना रहे हैं, कंटेंट जितना रिलेवेंट है, रिलेवेंट कंटेंट मतलब आपका क्लाइंट के बिजनेस का इंटेंट यूजर के पेन पॉइंट से मैच हो रहा है, तो यहाँ पे रिलेवेंसी आती है. तो आप अपना कुछ प्रोफाइल्स बना के सेट ऑफ बेस्ड ऑन योर पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी, आप जब नीश वेबसाइट्स पे जाके लैंड करते हैं, वहां पे इंट्रोड्यूस करते हैं, तब वहां पे मौजूद यूजर आपका कंटेंट पढ़ता है, क्योंकि वो तो वहां पे ऑलरेडी है ही, वो वहां पे इंफॉर्मेशन सीख कर रहा है. तो वहां पे जब आपका यूजर आपकी इंफॉर्मेशन पढ़ता है तो अथॉरिटी स्ट्रांग होती है. आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर गूगल को दिख रहा है कि किसी एक्स वेबसाइट से हमारी वेबसाइट को ट्रैफिक आ रहा है, तो वहां पे ट्रस्ट बिल्ड होता है कि इनकी जो वेबसाइट है उसका कंटेंट इतना रिलेवेंट है कि पीपल आर लविंग टू रीड फ्रॉम थर्ड पार्टी, तो उससे उनकी रैंकिंग में भी इंप्रूवमेंट आती है. तो बेसिकली वी डू बैकलिंकिंग टू इंप्रूव द रैंकिंग ऑन मेन ग्राउंड विच इज द गूगल सर्च इंजन. सो यू मेंशन ऑन मेथड कि हम जैसे कोरा हो गया, रेडिट हो गया, इन सारी वेबसाइट पे जाकर जो भी लोग क्वेश्चंस करते हैं उनके आंसर्स करते हैं, वो आंसर्स में हम अपनी वेबसाइट के लिंक्स वगैरह भी लगा देते हैं, सो दैट उन्हें डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाए, एंड वहां से हम अपनी बैकलिंकिंग स्टार्ट करते हैं, राइट? मतलब इस तरह की वेबसाइट्स में. बट आई हैव ऑल्सो नोन वन मोर वे जहां पर वी कैन रीच आउट टू द ओनर ऑफ अ ब्लॉग और अ वेबसाइट एंड आस्क देम कि वो हमारी वेबसाइट या हमारे आर्टिकल का लिंक अपने उसमें पेस्ट करें, और इन एक्सचेंज ऑफ हम उनकी वेबसाइट लिंक या उनका आर्टिकल का लिंक पेस्ट करते हैं, सो दैट इट्स अ म्यूचुअल काइंड ऑफ बार्टर बिटवीन द टू एंटिटीज, राइट? तो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी जिसके थ्रू बैकलिंकिंग वगैरह डेवलप कर सकते हैं. हम जिसको गेस्ट पोस्टिंग बोलते हैं कि वी रीच अ वेंडर, हम ऑनर को रीच करते हैं, हमें कोई हम लिस्ट ऑफ रिसर्च करके लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स निकालते हैं जो हमें रिलेवेंट लगती है, एंड देयर आर वेबसाइट जो फ्री हैं, जहाँ जैसे आपने बार्टर बताया, देयर आर वेबसाइट हु चार्ज फॉर द लिस्टिंग. इसको बिजनेस लिस्टिंग कहा जाता है, बिजनेस लिस्टिंग भी कहते हैं इसको. एंड व्हेन जहाँ पे चार्जिंग की बात आती है, बहुत सारी ऐसी प्रोफाइल है जहाँ पे हमें अगेन पे करके लिस्टिंग करने को दिया जा रहा है, और बहुत सारी ऐसी प्रोफाइल है जहाँ पे हमें फ्री की लिस्टिंग भी मिलती है. तो बैकलिंकिंग इज नॉट लाइक पेस्टिंग अ लिंक, इट्स लाइक सप्लाइंग द इंफॉर्मेशन टू द नीश प्लेटफॉर्म जो ऑलरेडी है. तो आप
हाँ, ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि इसमें फर्दर सेगमेंटेशन होती है, कैटेगरीज होती है, तो यस, इसको हम गेस्ट पोस्टिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप करियर मिलाप नाम से अपना बिजनेस कर रहे हैं और एक और कोई पूना में बैठे हैं, उनका सेम काम है बट किसी और नाम से है, तो आप अपना एक ब्लॉग उनको बोलें कि आप अपने वहां पे ऑडियंस के लिए डालें और आप उनका एक कोई ब्लॉग लें और आप उनके अपनी वेबसाइट में एक कोई ब्लॉग कोलैबोरेशन कर लें। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी दीपिका कि लेट्स से आज के टाइम में बहुत रिसेंटली अपडेट्स गूगल देता रहता है, राइट? हर दूसरे दिन कोई ना कोई लेटेस्ट अपडेट आती है, एआई से रिलेटेड आती है, जेमिनाई से रिलेटेड आती है। तो नाउ गूगल का सर्च करने का जो प्रोसेस है वो चेंज हो गया। पहले क्या होता था कि जब हम सर्च करते थे गूगल पे, तो हमारे सामने पहले गूगल एड्स आते थे, जो भी स्पॉन्सर्ड एड्स हैं वो आते थे, एंड उसके बाद हमारे पास एसईओ ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट्स आती थी, राइट? और उसमें से भी जो बेस्ट होती थी डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी के अकॉर्डिंग हमें वो टॉप पर मिल जाती थी, एंड यही एक प्रोसेस होता था टू गेन ट्रैफिक। बट अभी क्या हो रहा है कि अगर मैं कुछ सर्च करता हूँ तो पहले वेबसाइट पे एआई ओवरव्यू आने लगा है, राइट? मतलब कि गूगल पे अगर हम कुछ भी सर्च करते हैं तो पहले एआई रिकमेंडेड आर्टिकल्स आते हैं हमारे पास, एंड देन उसके बाद फिर एसईओ रिलेटेड आर्टिकल्स या एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल्स। तो आज के टाइम में क्या एसईओ बहुत ज्यादा रेलेवेंट रह गया है? जब हम एज अ सर्विस प्रोवाइडर काम करते हैं तो हमारा थॉट प्रोसेस डिफरेंट होता है, बट जब हम एज अ यूजर किसी चीज को फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमारा प्रोस्पेक्ट डिफरेंट होता है। एक यूजर को इस चीज से मतलब नहीं होता है कि उसको एआई मिल रहा है, उसको ही पता होगा कि नहीं पता होगा, वो एक प्रॉब्लम के साथ आएगा कि आई वांटेड टू गो फॉर अ बेस्ट डिनर डेट टू नाइट, तो वो उसके माइंड में एक पिक्चर है, वो बेस्ट जिसके साथ मैच होगा वो उसको रिजर्व कर लेगा या आप मान लीजिए बुकिंग कर लेगा अपनी। तो ये यूजर प्रोस्पेक्ट है। बट अगर हम सर्विस प्रोवाइडर प्रोस्पेक्ट देखते हैं तो उसमें ये जो आपने बात बोली ये आती है। बट देखिए, जब तक गूगल है, अगर मैं एसईओ की बात करूं, जब तक गूगल है तब तक एसईओ है। वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना ही पड़ेगा। आज की डेट में सब कुछ बहुत फास्ट हो गया, एआई का इस्तेमाल करके वी कैन मेक आवर एसईओ प्रैक्टिस बेस्ट। जैसे जब एआई आया था तो कंटेंट राइटर्स बहुत ज्यादा घबरा गए थे कि अब हमारी जॉब को बड़ा खतरा हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। मतलब आज की डेट में तो कंटेंट राइटर खुद एआई का अच्छे से इस्तेमाल सीख रहे हैं और बहुत जल्दी डिलीवरी दे रहे हैं। तो आर यू गेटिंग मी? ये एआई रिलेटेड कंटेंट प्रोड्यूस अगर सही से कर पा रहा है कोई, जो लिवरेज कर पा रहा है एआई टूल्स को, तो वो अच्छी रैंकिंग वेबसाइट्स को दे पा रहे हैं। गूगल का काम है रिलेवेंसी चेक करना, वो रिलेवेंसी चेक करेगा। गूगल प्लेटफॉर्म is serving human. Really need to understand when it comes to SEO. SEO doesn't say speed में जल्दी से results दे दो और काम खत्म, ऐसा नहीं है। आपको एक क्लाइंट का प्रेजेंस बनानी है मार्केट में, डिजिटल मार्केट में, और उसको स्टैंड आउट करना है फॉर अ लॉन्गर पीरियड। जस्ट लाइक द जैसे लैंड में फिजिकल अपीयरेंस होता है, वैसे डिजिटल लैंड है, उसमें डिजिटल अपीयरेंस है। तो जल्दी के चक्कर में वी लूज और वी लॉस्ट द स्पॉट जो मेन है। तो इसीलिए गूगल के अपने रिसोर्सेज हैं, एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं। तो कोई भी एसईओ जो सीखना चाहता है वो अपने गूगल के एनालिटिक रिसोर्सेज में जाके अपने आप को एजुकेट कर सकता है कि हाउ गूगल एल्गोरिदम वर्क। वंस यू गेट द इंफॉर्मेशन हाउ गूगल एल्गोरिदम वर्क, it's easy to make the strategy for any business. एंड यू मेंशन करेक्टली कि गूगल की खुद की डॉक्यूमेंटेशन है, राइट? स्पेसिफिकली फॉर सर्च इंजन। कोई भी चीज अगर किसी को सीखनी हो डायरेक्टली जाके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के भी चीजें समझ सकता है। बहुत ब्रीफ एंड इजी ट्रेनिंग गूगल ने ऑलरेडी अपनी बना रखी है। या फेयर है, फेयर है। सो दीपिका, नेक्स्ट इज कि एज यू मेंशन बिजनेस कितना टाइम अज्यूम कर सकता है टू रैंक ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ गूगल? मतलब कि पहले गूगल के फर्स्ट पेज तक पहुंचने के लिए उसको कितने आर्टिकल्स लिखने की जरूरत है, राइट? सो दैट गूगल उसको कंसीडर करे कि दिस वेबसाइट इज गुड इनफ, जिसको हमें फर्स्ट पेज पर पहुंचाना चाहिए, एंड टू बी प्रिसाइज ऊपर के टॉप 3 पोजीशंस पे पहुंचाना चाहिए, राइट? एंड कितना टाइम हमें लग सकता है इस काम को करने में? मतलब एक बिजनेस को कितना पेशेंट रहना चाहिए इस चीज को लेकर? व्हेन इट कम्स टू रैंकिंग, जो प्राइमरी फैक्टर होता है उसका कॉम्पिटिटर, कि जिस भी बिजनेस को आप अभी एसईओ सर्विस दे रहे हैं और उनकी रैंकिंग देने वाले हैं, कि वो उसके ऑलरेडी मार्केट में उसी सेम लोकेशन में कितना कंपटीशन है। अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो फिर हम हमारी स्ट्रैटेजी डिफरेंट रहती है, जिसमें हम अपनी ऑर्गेनिक ऑप्टिमाइजेशन तो करते ही करते हैं, फिर उनको हमें पेड ऑप्शन देनी पड़ती है। अगर क्लाइंट बोलता है कि नहीं, मेरे को तुरंत टॉप 3 पोजीशन देखनी है अपनी, तो हम उनको पेड ऑप्शन देते हैं। एंड रही बात स्ट्रैटेजी, कंटेंट स्ट्रैटेजी की, ये अगेन डिपेंड करता है जिस बिजनेस को आप हैंडल कर रहे हैं उसका कंपटीशन कितना है। जो बेसिक स्ट्रैटेजी है वो है कि आपको 1 और 2 ब्लॉग्स इन अ वीक लिखना चाहिए, आई मस्ट से लिखना चाहिए। 1 से 2 ब्लॉग आपको एक हफ्ते में अपलोड करना ही चाहिए, ताकि बिकॉज ऑफ द कंपटीशन गूगल के पास ऑलरेडी उसके बोट्स ऑलरेडी क्रॉल कर रहे हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। तो जितना आप उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे, बट इस चीज का सख्त ध्यान रखना है कि ज्यादा कंटेंट पोस्ट करने के चक्कर में रिलेवेंसी लूज कर देता है पर्सन। तो इस रिलेवेंसी लूज नहीं होनी चाहिए। मतलब देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज विद द रिलेवेंसी, कि आप
जल्दी के चक्कर में कुछ भी लिख दिया कि गूगल करेगा नहीं, वो हमें फिर मतलब उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है एक रैंकिंग में। अगर आप अपना समय लेके स्ट्रैटेजी बना के आपने मंथली कैलेंडर में 10 ब्लॉग रख लिए, यू टेक अ होल मंथ टू मेक अ कैलेंडर एंड यू आर प्लानिंग टू पोस्ट अ 10 blog and you spend time to maintain the relevancy, so that 10 blog will going to make a huge impact on Google ranking in long term as well. एग्जाम्पल के तौर पे हम अभी जैसे एक पॉडकास्टिंग कर रहे हैं, आपने 12 पॉडकास्ट किया, पर कोई एक ऐसा होता है जो क्लिक कर जाता है, 15,000 16,000 जिसको ट्रेंड बोलते हैं, 15,000 16,000 18,000 वो हो रहा है, तो आज आपने वो मेहनत करके एक कंटेंट बना लिया, समय दे के एफर्ट लगा के अपना पूरा दिमाग का इस्तेमाल करके पॉइंटर निकाल के आपने कॉन्वर्सेशन किया और आपने वो कंटेंट बना दिया। अब वो कंटेंट ना ही सिर्फ अभी 10 साल के बाद भी काम कर रहा है आपका, या 10 महीने तक भी काम कर रहा है, तो ये है रिलेवेंसी का एग्जांपल, बिल्डिंग समथिंग व्हिच इज केटरिंग नॉट जस्ट योर करंट ऑडियंस बट योर कमिंग ऑडियंस एज वेल, दिस इज व्हाट द रिलेवेंसी। तो ये स्टैंड आउट होता है गूगल की नजरों में भी, और यही चीज है, जितना कंटेंट पे जितना आपका विजिटर आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, वो टॉप पे रहेगा। ज्यादा विजिटर इन अ ब्लॉग और इन अ पेज मींस टॉप रैंकिंग। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द रिलेवेंसी, हाउ टू प्लान अ कंटेंट इन सच अ वे सो दैट योर current visitor or your upcoming visitor keep coming to that content. The more visitor you have in a particular page will give you the higher ranking. Understood. That means you've mentioned कि at least हमें 2 articles per week लिखने चाहिए. That comes to around 104 articles in a year, right? तो अगर हम 110 articles के अराउंड लिखते हैं एक ईयर में, एंड टोटल हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारी वेबसाइट पे भी मोर और लेस इतने ही रहते हैं, लाइक 115 120 के आसपास, तो वी वुड एक्सपेक्ट कि हमारे पास एक डिसेंट ट्रैफिक आएगा, राइट? एंड वहां से हमारे पास दैट विल टर्न इनटू लीड्स एंड देन eventually turn into customers also. So now my question would be, एक ब्लॉग को कितना बड़ा होना चाहिए, राइट? उसकी नंबर ऑफ वर्ड्स एक ब्लॉग में कितने लिखने चाहिए? I mean, this is very difficult to answer because I am a person who believe in the solution. What matter is again the intent. अगर आप 150 वर्ड में जो सर्विस आपने क्लाइंट की ली है उसको आंसर कर पा रहे हो, उसके कस्टमर का सोल्यूशन दे पा रहे हो 150 वर्ड में, तो 150 वर्ड का ब्लॉग भी काम कर जाएगा। कहीं पे भी स्पेसिफिकली गूगल ऐसे मेंशन नहीं करता कि इतने वर्ड्स का होना चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो भी एसईओ में जाना चाहते हैं वो गूगल के रिसोर्सेज से ट्रेनिंग ले, गूगल के एल्गोरिदम को समझे, वो चेंज होता रहता है। तो पहले क्या, जैसे आपने सर्च की बात की थी, पहले तो उसमें आपने बताया था ना कि हम सर्च करते थे तो 5 पैनल्स दिखते थे, तो अब 2 या 3 दिखते हैं। तो गूगल चेंज करता है अपना स्ट्रक्चर सिस्टम बेस्ड ऑन द ह्यूमन बिहेवियर। तो ह्यूमन का जो रिटेंशन रेट है वो कम हो रहा है, तो आपको वाकई लगता है कि 50 वर्ड 500 वर्ड का पैराग्राफ कोई पढ़ेगा? अनटिल अनलेस वो, अब आप मान लीजिए कोई मैटरनिटी या डिजीज वाला ब्लॉग है, वहां पे आप ज्यादा से ज्यादा डाल सकते हैं। अगेन इट वेरी विद द बिजनेस। बट अगर कोई सर्विस वाला है तो वो 500 वर्ड कौन पढ़ेगा? वो सिर्फ एक स्टूडेंट जो एक, अगर इंटीरियर डिजाइनिंग की बात मैं करूं, अगर एक बच्चा इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहता है तो वो वेबसाइट किसी को फॉलो कर रहा है तो वो वहां पे एजुकेशन लेने के लिए पढ़ेगा। सो कंटेंट गोना बी बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम। तो अगर आप इसको सम अप कर सकते हो 200 वर्ड्स में, इट्स अगेन द कैपेबिलिटी टू प्रेजेंट द कंटेंट, वो भी काम कर जाएगा। तो अगर मैं ऐसे रफ आइडिया बोलूं, और जस्ट टू मेक श्योर कि जो बैठा बच्चा उसको एक आइडिया हो, तो 250 to 500 इज अ फेयर, आई मीन, नंबर ऑफ वर्ड। सो यू हैव मेंशन कि अराउंड 500 वर्ड्स के अराउंड अगर हमारे एक आर्टिकल है, एंड टू बी प्रिसाइज डिपेंडिंग अपॉन द क्वेरी, कि जो भी यूजर सर्च कर रहा है, यूजर उसको, अगर उसके लिए वो ट्रांजैक्शनल क्वेरी है, उसको उससे कुछ इंस्टेंट उसका सोल्यूशन चाहिए, राइट? तो आई थिंक ही और शी वोंट बी एबल टू रीड लाइक 1000 1500 2000 वर्ड के अराउंड नहीं पड़ेगा, राइट? बट अगर इन्फॉर्मेशनल है, जहाँ पर एजुकेशनल टॉपिक है, सो हम 1500 2000 वर्ड के अराउंड भी आर्टिकल को अपना लिख सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि हम किस तरह की प्रॉब्लम को केटर कर रहे हैं। सो नाउ कमिंग टू दीपिका, एक मे बी लास्ट 2 or 3 क्वेश्चंस और, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि आप एसईओ कैंपेन की जो सक्सेस है उसको कैसे डिटरमिन करते हो, यानी आपकी केपीआईज क्या रहती हैं जिससे आप अपने एसईओ कैंपेन को मेजर करते हो वेदर इट विल बी गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक और नॉट? सी, जो बेसिक केपीआईज है दैट स्टार्ट विद द रैंकिंग, द ट्रैफिक and the conversion. If it's a product based business, then of course we are receiving ranking because ranking will going to lead us to the traffic. And first is the ranking, second is the traffic, and third is the checkout, landing on a product, and then user are performing the checkout segment or no. So purchase gonna be the last. We perform all the strategy just to get the purchase.
ठीक है, ये मैं आपको बड़ा ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में बता रही हूँ। तो जो हमारा अल्टीमेट गोल होता है वो लैंड करवाना परचेज व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्ट, डूइंग एसईओ फॉर द प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट। बट व्हेन इट कम्स टू सर्विस बेस्ड वेबसाइट, देन अगेन द रैंकिंग, ट्रैफिक एंड द कॉल्स, इट कैन बी अ कॉल, इट कैन बी अ फिलिंग अ फॉर्म, सो दिस gonna be the KPIs. These are the major KPIs जो कहीं पे भी हम बात कर रहे हैं तो समझ आएगी। तो एक एसईओ पर्सन जब भी एसईओ सीखने जा रहा है तो उसको ये चीज समझनी है कि मेरा जो एंड रिजल्ट होगा, सिर्फ मेरे को टास्क करके खत्म नहीं करना है काम अपना। मेरे को ये देखना है कि मेरा काम मुझे ट्रांजैक्शन में लेके जा रहा है। मैंने आज कीवर्ड रिसर्च किया, मैंने आज कीवर्ड रिसर्च करके फिर कंटेंट बनाया, कंटेंट बना के उसका बैकलिंकिंग की, और क्या मैं उस बैकलिंक से इतना ट्रैफिक जनरेट कर पा रहा हूँ, राइट ट्रैफिक, मेनली द राइट ट्रैफिक जनरेट कर पा रहा हूँ कि मेरे क्लाइंट का फॉर्म फिल हो, अगर सर्विस बेस्ड वेबसाइट है उसको कॉल रिंग हो रही है। You mentioned about traffic ranking, conversion, checkout और query form filling या आप calls, number of calls to be triggered, right number पे जो भी calls आ रहे हैं, and आप वो सारी चीजें measure करते हो to figure out whether your SEO campaign is working or not. So next question would be दीपिका कि let's say एक business है and उसको अपनी website audit करानी है, right? तो I think ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है फॉर एनी फ्रेशर और फॉर एनी पर्सन हु मेक अ करियर, हु वांट टू मेक अ करियर इन एसईओ, की वो किसी भी क्लाइंट को अप्रोच कर सकता है और उससे बोल सकता है आई विल डू दी वेबसाइट ऑडिट फॉर योर बिजनेस फॉर एब्सोल्युटली फ्री, एंड वहां से उसको क्लाइंट भी मिल सकता है अगर उसने प्रॉपरली उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी उसकी डिस्क्रिपेंसीज बता हैं जो भी उसने फिगर आउट कर ली उसके बिजनेस में। तो आप मुझे वेबसाइट ऑडिट के बारे में बताओ कि किसी भी वेबसाइट को ऑडिट करने के लिए पहली बार कैसे ऑडिट करते हैं एंड कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं टू फिगर आउट कि अच्छा ये वेबसाइट सही से काम नहीं कर रही, इसमें भी ये चीजों की जरूरत है। वेबसाइट ऑडिट में मेनली ऑडिटिंग मीन्स finding a problem. So let's suppose you wanted to work with a client. You have to find a problem. Those problem which are hampering them, not helping them to lead into a successful campaign. तो अगर आप ऐसी कोई problems निकाल के आ रहे हो, वो वेबसाइट स्पीड भी हो सकती है, कंटेंट की रिलेवेंसी भी हो सकती है। देयर इज अ इजी वे एज वेल कि आपने एक टूल ले लीजिए, सैमरश ले लीजिए, उसमें आपने अपनी वेबसाइट डाल दी और उसने आपको बता दिया कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रोस्पेक्ट है। ऐसे करके आप इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हो और ऐसे करके आप आपको पूरी स्ट्रैटेजी भी वो दे देता है। बट वो स्ट्रैटेजी उस एग्जिस्टिंग क्लाइंट को चाहिए नहीं चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगेन ऑडिटिंग इज नॉट आई मीन अ वन डे, इट माइट बी अ वन डे टास्क, बट दैट रियली ओपन द प्रोस्पेक्ट टू वर्क विद द क्लाइंट। तो ऑडिटिंग के लिए यू कैन फाइंड आउट अ टेक्निकल एरर, कि टेक्निकल एरर उसमें क्या क्या है। बैकलिंकिंग के एरर भी बहुत सारे आप निकाल के दे सकते हो। यूआरएल स्ट्रक्चर बहुत सारी वेबसाइट्स का नहीं सही होता है, तो आप वहां पे भी करेक्शन करवा सकते हो, क्योंकि यूआरएल स्ट्रक्चर सही ना होने की वजह से बहुत सारे ब्लॉग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं बट रैंक नहीं कर पाते हैं। द इजी वे इज जस्ट परफॉर्म वेबसाइट ऑडिट थ्रू अ टूल which is there are several tools, SAMrush, HRF, and Moz, SpyFu. These are the tools which help you to do the audit. But again, audit is just a bulk of data. With the help of having a meeting with your client, you can evaluate, you can show that presentation to your client, and with the help of that, you both can sit and decide ki what to do with that data which you are showing them. So you mentioned few tools like SpyFu हो गया, SEMrush हो गया, Hrefs हो गया, right? So we can use these tools to audit the website, and जो फैक्टर्स हमें ध्यान रखना है दैट कुड बी द कंटेंट रेलेवेंसी और द पेज स्पीड, की पेज प्रॉपर्ली ओपन हो रहा है विद इन 3 सेकंड्स और 2.5 सेकंड्स के नहीं हो रहा है, राइट? बाउंस रेट तो ज्यादा नहीं है, एंड यू आल्सो मेंशन अबाउट टेक्निकल एरर्स तो नहीं है, राइट? यूआरएल स्ट्रक्चर्स में भी कई बार इश्यूज हो जाते हैं, लाइक प्रॉपर हाइफन वगैरह नहीं होता, जिस वजह से जो बॉट्स होते हैं कई बार वो पेजेस रीड नहीं करते हैं, राइट? डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स robot.txt फाइल है कि नहीं है, राइट? सो दैट डायरेक्टली वो बॉट से ट्रोलर्स को बोलें कि आप डायरेक्टली आके एक्सेस कर लो पूरी फाइल्स को। So these kind of factors we can consider while auditing the website. Okay. Now next is कि अब lead generation थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग दीपिका की lead generation के लिए, and you have mentioned initially कि आप Google My Business का भी यूज करते हो, SEO का भी यूज करते हो, तो Google My Business is also a local SEO। तो इसमें एक आपकी प्रॉपर एक मुझे मतलब स्टेप्स बताओ, स्टेप्स बाय स्टेप आपका प्रोसेस क्या होता है टू जनरेट लीड, राइट? अगर आप एसईओ भी करते हो तो एसईओ से आपने जैसे ब्लॉग्स लिखे या कंटेंट लिखा, देन आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि यूजर आके उसको पढ़ेगा, एंड देन उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। तो वो चीज आप थोड़ा सा ना डिटेल में बता दो कि दोनों के एस्पेक्ट में, एसईओ के में भी और गूगल माय बिजनेस के लिए एस्पेक्ट में, ताकि लोगों को क्लियर हो जाए कि अच्छा अगर मैं ये चीज आपसे लेता हूँ, ये सर्विस आपसे लेता हूँ तो उनको ये हेल्प मिलेगी, और अगर वो गूगल माय बिजनेस आपसे सर्विस लेते हैं तो उनको ये हेल्प मिलेगी। ठीक है, मान लीजिए कि एक इंटीरियर डिजाइनर है जिनका अपना फिजिकल अपीयरेंस भी है, उनका अपना ऑफिस भी है और वेबसाइट भी है, क्योंकि इंटीरियर डिजाइनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे लोग कंटेंट पढ़ने के लिए भी आते हैं।
उनकी वेबसाइट से, उनकी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन से उनकी ऑर्गेनिक सर्च को इम्प्रूव करेंगे, जिससे उनकी विजिबिलिटी इंप्रूव होगी। ऑर्गेनिक सर्च में हम ब्लॉग्स को ही राइट डाउन करते हैं, हम ऐसे ऐसे टॉपिक निकाल के लाते हैं कीवर्ड रिसर्च करके बैक एंड में, और इवन हम उनके कॉम्पिटिटर, सबसे जो प्राइमरी फैक्टर होता है, उनके कॉम्पिटिटिव रिसर्च करते हैं। कॉम्पिटिटर रिसर्च हम इनिशियल मीटिंग में क्लाइंट से भी लेते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ कॉम्पिटिटर यू फील यू आर इन द मार्केट। तो वो कुछ अपने नाम भी बताते हैं और कुछ हम भी अपनी R&D करते हैं, जिसमें बहुत सारी क्लैरिटी उनको भी मिलती है कि ओके यस दे आर इन द मार्केट, आई वाजंट अवेयर, बट हाँ सिमिलर है, वी कैन टेक अ लुक ऑन इट। तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कॉम्पिटिटिव एनालिसिस से कि व्हाट अदर्स आर डूइंग, व्हाट अदर प्रोस्पेक्ट वी कैन डू, एंड प्रोस्पेक्ट फिर हम अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हैं। प्रोस्पेक्ट डिस्कस करने के बाद वी मेक अ प्रपोजल एंड पोर्टफोलियो, जिसमें हम रिकमेंडेशंस लाते हैं, और रिकमेंडेशंस के अप्रूवल जब हमें मिलते हैं उसके बाद भी स्टार्ट वर्किंग। प्राइमरी जो हमारा रहता है वो प्लानिंग में ही रहता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड प्लानिंग रहता है हमारा फर्स्ट स्टेज, जिसमें हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझते हैं, उसके यूजर की पेन पॉइंट को ब्रेक डाउन करते हैं, और वहां पे ही हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हम किन किन कैटेगरीज में लिखने वाले हैं, किन किन कैटेगरीज के बारे में हम क्लाइंट को कोई सोल्यूशन देने वाले हैं। तो अप्रूवल के बाद हमारा टीम एलोकेशन होता है। टीम एलोकेशन में वी विल गोइंग टू डिसाइड कि कौन सा पर्सन किस कैटेगरी में जाएगा, ऑन पेज कौन करेगा, बैक लिंकिंग कौन करेगा, कंटेंट कौन लिखेगा, और वो CRM में सेटिंग रखते हैं, जिसमें हमारे क्लाइंट को भी हम रखते हैं, सो दैट ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। तो SEO की जो ट्रैकेबिलिटी रहती है, हमारा कुछ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स निकल के आता है, जिसमें हम क्लाइंट का अप्रूवल लेते हैं, क्लाइंट उन कीवर्ड्स को अप्रूवल देता है, और बेसिस ऑफ क्लाइंट वी स्टार्ट राइटिंग द कंटेंट एंड वी स्टार्ट टारगेटिंग दोज कंटेंट। यूजुअली देयर वाज अ टाइम बिफोर जहां पे हम 6 मंथ लिया करते थे, बट आज की डेट में हम 3 मंथ, क्योंकि एवरी क्लाइंट वांट अ क्विक रिजल्ट, तो हम 3 मंथ में उनको कुछ सेट ऑफ कीवर्ड, जहां पे हमें लगता है प्रोजेक्शन हमारी मोर देन 40-50 कीवर्ड्स ही होती है। हम थ्रू आउट ईयर अगर हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट चलता है तो हम उनको 50 या 100 से भी ज्यादा कीवर्ड ही रैंक करके देते हैं, बट ये चीज समझाना किसी क्लाइंट को बहुत मुश्किल होता है। तो हमारी स्ट्रैटेजी यही रहती है कि प्रोजेक्शन हमारी लार्ज नंबर ऑफ कीवर्ड्स है, तो हम इनिशियल टाइम पे वो लार्ज नंबर ऑफ कीवर्ड्स निकालते हैं, देखते हैं, बट हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं कि हम कौन से कीवर्ड्स को जल्दी रैंक कर सकते हैं। तो हम वो कीवर्ड का फर्स्ट अप्रूवल लेके, लेट्स सपोज 10 to 15 कीवर्ड्स, हम वो कीवर्ड्स पे काम स्टार्ट करके क्लाइंट को विद इन 3 मंथ रिजल्ट्स ला के देते हैं, और उन कीवर्ड से हम उनको ट्रैफिक जनरेट करके देते हैं, रिलेवेंट ट्रैफिक, जिससे उनको लीड्स आना शुरू हो जाए। तो ये हमारा होता है ऑर्गेनिक सर्च का स्ट्रैटेजी, जिससे दे स्टार्ट रिसीविंग ऑर्गेनिक। इन रिस्पेक्टिव टू जीएमबी में हम टारगेट करते हैं लोकल कीवर्ड्स, जैसे कि इंटीरियर डिजाइनर नियर मी, जैसे मेरी लोकेशन मोहाली है तो मेरे यहाँ पे सेक्टर्स हैं, आई एम लुकिंग फॉर इंटीरियर डिजाइनर। तो अगर मैंने नियर मी डाला है कीवर्ड, तो दूसरा कीवर्ड मेरा ये हो सकता है कि इंटीरियर डिजाइनर इन सेक्टर 70। तो दीज आर द सेट ऑफ कीवर्ड्स, वी फाइंड आउट, वी एनालाइज दोज कीवर्ड विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड प्लानर, जहाँ पे हमें उसकी वॉल्यूम, परसेंट ऑफ ट्रैफिक भी पता चलता है। आज की डेट में हम ये भी बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ट्रैफिक कीवर्ड से आप कितना परसेंट ऑफ ट्रैफिक रिसीव कर सकते हैं। ये सैमरश में एक प्रॉपर्टी है, सैमरश में आपको ट्रैफिक भी पता चल जाता है। तो फिर हम GMB में ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, बाय एडिटिंग द description and the name of the title, and we encourage our client to ask their customer to send the टेस्टमोनी, रिव्यू करते हैं, हम उनका एक कैंपेन चलाते हैं, उनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट को रीच करते हैं, सो दैट कि वो अपना फीडबैक GMP में डायरेक्टली डालें, जिसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है। एंड देन हम पोस्ट बनाते हैं, GMP पे आपने नीचे देखा होगा पोस्ट होती है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट बना के उनकी ऑडियंस को कैप्चर करते हैं। हम इंफॉर्मेटिव पोस्ट भी बनाएंगे, और जैसे मैंने आपको दिया एक एग्जांपल कि अगर किसको रीबिल्ड करना है तो हम रीबिल्ड का पोस्ट बनाएंगे, कुछ ऑफर्स निकालेंगे, हमें कुछ ऑफर्स भी सजेस्ट करने पड़ते हैं क्लाइंट्स को कि इस तरह का ऑफर लगाना चाहिए आपको, इतनी सर्विसेज पे ये डिस्काउंट देना चाहिए आपको। तो ये भी एक पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी रहता है टू ब्रिंग द पोटेंशियल कस्टमर। हर क्लाइंट के बिजनेस का एक सीजन होता है, तो हम बहुत बार इस चीज को समझते हैं जब हम काम करते हैं उस पे। तो ये बहुत बड़ा की पॉइंटर है, अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, जो भी SEO को स्टार्ट करना चाहता है, SEO करना चाहता है, तो उसके लिए ये अंडरस्टैंड करना कि जिस भी बिजनेस पे मैं काम करने वाला हूँ उसका सीजन क्या है, उसका ऑन सीजन एंड ऑफ सीजन, दैट रियली हेल्प अ पर्सन टू मेक अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी। So Deepika, like I have asked almost all the questions that was in my mind related to SEO and Google My Business, and I believe this was a great insightful session for the people who would want to make a career in SEO. And also, I would like to put your LinkedIn profile into the YouTube description so that people could reach out to you if they want any kind of services. Yeah. Any last thoughts you want to share? On this platform, I really wanted to request them
either you are a business owner or you are a student who wanted to start your journey, your career, please understand the importance of training. Training is very, very important. Not every private industry gives you the training. Training is an essential information which make your base. कहते हैं ना कि अगर हमारा बेस अच्छा हो तो उसके ऊपर कोई भी हम बिल्डिंग बनाए तो वो लंबे समय तक चलती है। तो Absolutely. अगर आप बिजनेस ऑनर भी हैं, देर आर लॉट ऑफ फ्री कोर्स ऑफर्ड बाय गूगल, आप वहां जाइए और वहां से समझिए और फिर बिजनेस में उतरिए। मार्केट बहुत ज्यादा अच्छी है आज के टाइम पे और उतनी ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव भी है। जब एज अ बिजनेस ओनर यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी, so what help you most is the education. So always start your business with resources, some good skills, either it's SEO, advertisement. I mean, it's good to hire people. Even that education will going to help you to hire right team. Hiring a right team is also important. बोलते हैं ना कि थोड़ा तजुर्बा होगा कि कौन सी सेक्शन या सेगमेंट का वो जो जिक्र कर रहे हैं उसका आपको पता होगा तो आप इवॉल्व हो पाएंगे। तो उससे आप ही अपने बिजनेस में बहुत अच्छी वैल्यू ऐड कर पाएंगे। और स्टूडेंट्स के लिए प्लीज नेवर स्टार्ट टू अर्ली विदाउट ट्रेनिंग। प्लीज गो फॉर अ ट्रेनिंग एंड विद सर्टिफिकेशन। अगर आप अपने रिज्यूमे में गूगल सर्टिफिकेशन रखते हैं, उसका एक पर्टिकुलर लिंक होता है, और अगर आप वाकई पढ़ के जा रहे हैं, सर्टिफिकेशन आपने ईमानदारी से लिया है, तो आपको बहुत अच्छी जॉब भी मिलेगी और आपको बहुत अच्छी सैलरी भी मिलेगी और सैलरी हाइक का भी अपॉर्चुनिटी जो है वो बढ़ जाता है। आई मीन इट्स वंडरफुल हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद यू। आई वाज अ बिट नर्वस, इट रियली फेल्ट अमेजिंग हैविंग अ कॉन्वर्सेशन। you were having a lot of information about SEO things and it's really two-way communication. It's amazing. Thank you.